मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज पर आज आपका मैं स्वागत करता हूं। हम लोग VHU कैंपस के अंतर्गत आयुर्वेद सेक्शन को लेकर बात करेंगे। हालांकि भारत बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। विकास की कड़ी में जब हम चिकित्सा पद्धति को खंगालते हैं तो हमारा पुरातनीय और सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत कहीं ना कहीं वैदिकी परंपरा का हमेशा एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। लेकिन बीमार जिस तरह से आधुनिक काल में लोग होते हैं उस समय भी हुआ करते थे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग VHU कैंपस के अंतर्गत हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद सर। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद आप सबका। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, ये आधुनिक युग में जिस तरीके से इंसान का जीवन शैली बदला है, क्या लगता है कि हम बीमार उनके कारण ज़्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो भी बीमारी फैल रही है उसके पीछे मुख्य रूप से खान पान, आहार विहार और इसको यूँ किया जा सकता है कि जो आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो भागती दौड़ती दुनिया हो गई है, वह एक प्रमुख कारण है इसके लिए। अच्छा, क्या हम ये माने कि सर कहीं ना कहीं हम खुद बीमार होने की ओर अग्रसर हैं? बिल्कुल सही, आपने सही शब्दों का प्रयोग किया कि व्यक्ति बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। न तो उसका अपनी दिनचर्या पर कोई नियंत्रण है, न उसका अपनी एक आयुर्वेद में देखिए दो तरीके की बात होती है कि रात्रिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, एक सदवृत्त का पालन की बात कही गई है। लेकिन उसमें अब वो तो बहुत दूर की बातें हो जाती हैं। हम उन सारे सिद्धांतों को किनारे रख दे रहे हैं। अभी जो रोज़ में एक सामान्य व्यक्ति कब जगता है, कब सोता है, दोपहर में पूरे दिन की उसकी गतिविधि क्या है, कितनी बार वो खाना खा रहा है तो क्या खा रहा है और कितना खा रहा है, कैसे खा रहा है, किन परिस्थितियों में वो खाने के बाद थोड़ा सा मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या उसकी गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा, या तो दो तरीके के लोग हैं कि भागम भाग में ही हैं, चलते चलते खड़े खड़े लंच कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं और चल दे रहे हैं काम पे। तो ये सब चीज़ें आप करके थोड़ा सा आप अपने आप को रोज़गार या पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम में अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक नुकसान कर रहे हैं। और फिर ये जो पैसा कमा रहे हैं आप इसी स्वास्थ्य को मेंटेन करने में वापस लगा देंगे। आपका सोने का समय रात्रि के या भोर के 1-2 बजे है, आप 2 बजे सोते हैं, 9 बजे दिन में उठते हैं। तो ये सारा जो यूथ है और वो पूरा स्पेसिफिक जो कि काम लोग कर रहे हैं किसी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उन लोगों के ऊपर ये सब ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, अगर आपकी कहीं कॉर्पोरेट में जॉब है या कहीं आपकी सरकारी तंत्र में जॉब है तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल लोग ठीक रख रहे हैं, लेकिन अधिकतम संख्या ऐसी है जिसके कि लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा चिंतित करती है। सर, हम लोग ईसा पूर्व से ईस्वी में आ गए और 2023 में जी रहे हैं, फिर भी हमको लग रहा है हम विकास की परिपाटी मेडिकल साइंस में उतना नहीं रच पाए जितना हमें रचना चाहिए। देखिए, प्रश्न आपका बड़ा गंभीर है और इसका उत्तर उतना ही गंभीर है। मेडिकल साइंस की जो आप बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं और ईसा पूर्व से ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो आपने तो सीधे सीधे 5000 साल को ले लिया। तो इसको मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। 5000 साल के इतिहास को आप देखेंगे तो 500 साल पहले के इतिहास पर जाइए, 500 साल 400 साल पहले। उस समय जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र था, जिसे आप आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ था, कोई भी उसके मुकाबले में नहीं था। लेकिन अब विगत आप 400 साल की बात करें और फिर से अगर बिल्कुल 100 साल की बात करें और विकास की बात करें तो आयुर्वेद पीछे छूट चुका है। इस दौर में जो एलोपैथी ने साइंस का उपयोग करके और जितना विकास कर लिया, अपने जितने उन्होंने हर तरह से विकास किया, उसको मानना चाहिए इसके, और उसके लिए देखना चाहिए कि वो क्या कारण थे कि जो टिंचर थेरेपी चलती थी, जो कितना इतिहास ही है एलोपैथी का, 500 साल से ज़्यादा का नहीं है, जबकि आप आयुर्वेद को 5000 साल से लेकर के चल रहे हैं। आयुर्वेद भी युगानुरूप बनता रहा, कमेंट्री होती रही, टिप्पणी होती रही, जो भी ज्ञान का विकास हुआ आयुर्वेद अपने आप में समाहित करता गया। हर एक चरक संहिता की कितनी टिप्पणियाँ आई हैं, सुश्रुत संहिता की कितनी टिप्पणियाँ आई हैं, प्रतिसंस्कार कितने हुए, मगर विज्ञान जो बहुत तेज़ी से बढ़ा पिछले 100 साल का, 200 साल में, 200 साल कह लिया जाए, तो वो आयुर्वेद ने अंगीकार नहीं किया, अपने आप में स्वीकार नहीं किया।
मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वीकार नहीं किया, भारत में करने नहीं दिया गया। बहुत आपने जटिल विषय पूछ दिया है। जो हम लोग गुलाम रहे, कितने साल गुलाम रहे अंग्रेज़ों के द्वारा, स्पेसिफिकली उस पीरियड में भारतीय ज्ञान परंपरा को हर तरह से नष्ट किया गया। क्योंकि प्रश्न आपका बहुत गंभीर है और इतने तथ्य मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ज़रा उनको क्रमवार करूँ। लेकिन सबको किनारे करके 1000 साल की गुलामी है सनातन पे, जहाँ आयुर्वेद भी आता है। लेकिन जो मुस्लिम शासक थे वो 800 साल रहे, उन्होंने अपने यूनानी पद्धति को तो प्रमोट किया लेकिन आयुर्वेद का नुकसान नहीं किया। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज्य किए 200 साल के करीब, उनका एक तो उद्देश्य था कि आयुर्वेद को समाप्त कर दिया जाए। आयुर्वेद यानी प्रत्येक भारतीय ज्ञान परंपरा को समाप्त कर दिया जाए। तो वो उनके हिसाब से तो ये कोई चिकित्सा पद्धति थी ही नहीं, उनके लिए तो बस वही एलोपैथी ही थी। तो ये विकास के क्रम को उन्होंने रोक दिया, जिसका खामियाजा हम आयुर्वेद के लोग आज भी भुगत रहे हैं। इस समय पिछले 20 सालों से स्थिति बदली हुई है और विशेष रूप से पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान जो सरकार है, उसने तो बहुत बढ़ावा दिया और उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाक़या हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। बख्तियार खिलजी साहब को भी आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ा था, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हमारे शासक हुए, उन्होंने आयुर्वेद को नुकसान नहीं किया। आयुर्वेद में उन्होंने किसी भारतीय ज्ञान परंपरा को नुकसान नहीं किया। जरा मैं धर्म के प्रति, विषय बदल जाएगा, जो धर्म के प्रति बहुत ही रूढ़िवादी थे, वो धर्म को लेकर के मंदिर मठों पर उन्होंने भले आक्रमण किया हो, लेकिन जो ज्ञान परंपरा थी उस पर उन लोगों ने आक्रमण नहीं किया। ये बड़ी बारीक लाइन है और इसको समझने का प्रयास प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए कि ज्ञान परंपरा अलग है, धर्म आस्था अलग है। जो इस्लाम के बहुत शासक रहे, जो कि एकदम धर्म के प्रति बहुत रूढ़िवादी थे, औरंगजेब कह लीजिए, उसने भी ज्ञान परंपरा का संवर्धन किया है, जाकर के इसके प्रमाण मिलते हैं। सर, क्या हम ये मान ले आज भी दवा एक दबा है या किसी चीज़ों को दबा देता है, और आयुर्वेद में हम जाते हैं तो जड़ से उसका वास्तविक इलाज मिल पाता है? एकदम सही धारणा है आपकी। ये यहाँ पर जो भी चिकित्सा की जाती है वो मूल से शुरू की जाती है, सिम्प्टोमेटिक नहीं चलती है। जबकि हमारा जो, देखिए, मैं उसका बहुत तारीफ़ करूँगा एलोपैथी की, मैं उसकी कहीं बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि वो तारीफ़ के योग्य है। जितना उसने, जब सर्जरी के जितने आयाम नए खोले, जो एंटीबायोटिक्स नहीं निकाली, और भी मेडिसिन में बहुत सारी जो दवाएं उन लोगों ने निकाली हैं, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ में हमें ये भी देखना है कि उनकी जो कमियां हैं, जहां वो नहीं पहुंच पाए हैं, क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? आयुर्वेद वहां जा सकता है? होम्योपैथी, यूनानी उसको कवर अप कर सकता है? तो उत्तर हाँ है। और इसीलिए आपको मैं बताऊं तो मेडिकल प्लूरलिज्म की बात हो रही है। पूरा विश्व WHO से ले करके और NIH तक जो अमेरिका की संस्थाएं हैं, वो सब इस समय इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात कर रही हैं। उनका ये कहना है कि द बेस्ट ऑफ ऑल, हर पैथी में ऐसा कुछ है जो कि दूसरी पैथी में नहीं है। अगर आयुर्वेद में सर्जरी थी, सबसे पहले सर्जरी आयुर्वेद ने ही की है पूरे विश्व में। आप चले जाइए फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स जो भी हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चाहे UK में, वहाँ पर लिखा जाता है कि फादर ऑफ सर्जरीज आचार्य सुश्रुत। बहुत सारे भारतीयों को ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ से MBBS MS MCH करके वहाँ जाते हैं फेलोशिप करने, और जब वो देखते हैं कि सुश्रुत की स्टेच्यू है एडिलेड में, तब वो उस भारतीय को पता चलता है, अच्छा ये भारत के सर, ये माने शैल्य चिकित्सा के जनक हमारा आयुर्वेद ही था। आप बिल्कुल वहाँ पर उन लोगों ने माना है फादर ऑफ सर्जरी, उन्होंने तो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा है आचार्य सुश्रुत को। उन्होंने का मतलब एलोपैथी सर्जन्स ने। सर, एक डॉक्टर के नाते अगर हम जानना चाहें एक डॉक्टर के व्यू से, तो फर्स्ट रिलीफ होना चाहिए या फास्ट रिलीफ होना चाहिए? देखिए, इसमें डॉक्टर के व्यू से अलग बात होगी, मरीज़ के व्यू से अलग बात होगी। मरीज़ को फास्ट रिलीफ चाहिए, है ना, उसको पैथी से कुछ लेना देना नहीं है। क्या आयुर्वेद सर सक्षम है इस चीज़ में? अब हम लोग आते हैं आयुर्वेद पर। देखिए, आयुर्वेद एकदम, जिसको आप कहें कि एक्यूट में तुरंत फास्ट रिलीफ चाहिए, तो आज की तारीख में एलोपैथी से इसका भारी कंपटीशन है। अच्छा, हाँ, एलोपैथी फास्ट रिलीफ देने में सबसे आगे है, ठीक है ना। आयुर्वेद की जहाँ तक बात आती है, तो आयुर्वेद में भी फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं,
जिनको कि हम लोग रसौषधियाँ कहते हैं, जिनके आप जहाँ जिस विभाग में आप बैठे हैं वो हमारा विभाग रसशास्त्र रसौषधियों के ऊपर ही कार्य करता है। हम लोग जाने ही इसलिए जाते हैं हमारे एक्यूट एक्शन के लिए, हम लोग दोनों काम करते हैं। सर, लेकिन ये बताया जाता है कि बहुत महंगा हो गया है आयुर्वेद, क्या इसको हम माने? यहाँ भी मैं आपसे विचारों से सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि देखिए आयुर्वेद महंगा तो हुआ है, लेकिन एलोपैथी भी महंगी है। आप जाकर के जरा उनके इंजेक्शंस को या उनके ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को देखिए। लेकिन अब एक आम आदमी के नज़रिए से आप अगर आप देखें, जो बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपकी बात को कह भी दे रहा हूँ कि जो डिस्प्रिन खा करके रिलीफ मिल जाएगी 1 रुपये की, आयुर्वेद में उसके लिए आपको 10 रुपये की दवा खानी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर लेकिन है, लेकिन जहाँ उनकी आप 1000 रुपये की दवा खा करके 5 दिन में टेम्पोररी आराम लेंगे, आयुर्वेद की 500 रुपये की दवा खा करके ज़िंदगी भर का आराम ले लेंगे। तो ये नज़रिया है। सर, क्या कहेंगे लोगों को जो आम जिंदगी में जी रहे हैं, बड़ी परेशानी में जी रहे हैं? हर घर का सर्वे कर लिया जाए तो 5 में से 3 आदमी जरूर दवाई का सेवन कर रहा है। तो क्या उनको आप सर अपने एक डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड वे में क्या सजेशन? नहीं, हम डिप्लोमेटिक नहीं कहेंगे, हम आपकी बात को काट रहे हैं। हम डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं करेंगे। मानव जीवन सबसे ज़्यादा आधारभूत अधिकार है और उसका स्वास्थ्य का अपना अधिकार है। आपको जहाँ जो बेस्ट मिलता हो उसको आप लीजिए। और रही बात ये, तो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप एलोपैथी के सिवा कहीं मत जाइए। और यदि आपको पेट की बीमारी है या आपका ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हो रहा है या आपको मधुमेह शुरुआत में है, कोई भी चीज़ हो, तो आप आयुर्वेद के अलावा कहीं मत जाइए। मतलब सर, अंतिम हम ये कहें, असाध्य रोग के लिए आयुर्वेद सबसे बेहतर है। फिर से हमसे आपके हमारी विचारधारा में अंतर होगा। असाध्य नहीं, सामान्य रोगों के लिए भी आप आयुर्वेद में आइए, और असाध्य तो हमारे पास है ही हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हर एक पैथी की जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको स्वीकार करिए और उसके पास जाइए। लेकिन अब आयुर्वेद का थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि नारा भी है हर घर हर आयुर्वेद जो है। तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जो कि जीवनचर्या में आती हैं और छोटी बीमारियां होती हैं, उसको लोग अपने घर के छोटी छोटी औषधियों से, मसालों से भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट आपने बताया कि नहीं आयुर्वेद की दवाएं महंगी हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये सत्य सिर्फ प्राइमरी स्तर पर है, छोटी दवाओं के लिए। उनके पास थोड़ा सा अच्छे उपचार हैं एनर्जेसिक के, लेकिन अगर किसी आप अच्छे बीमारी का और ढंग से इलाज कराने जाएंगे और दोनों का जब सर्वे करेंगे तो कहीं कोई किसी से कम नहीं है कास्ट में। अंतिम प्रश्न के साथ सर वाइंड अप करेंगे। भारत और आयुर्वेद दोनों को ज़रा एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर अगर आम इंसान देखे तो कैसे देखे, और आप क्या सलाह करेंगे सर? देखिए, आपके प्रश्न बड़े अच्छे लग रहे हैं, और लेकिन समयाभाव और यूँ कह लीजिए, लेकिन आपने प्रश्न तो बहुत ही अच्छे किए, जिससे कि मुझे लगा कि इसका उत्तर तो और अच्छे से दिया जा सकता है। लेकिन फिर से वही जल्दी और समय की बात की बात है। भारत और आयुर्वेद एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक। अब आयुर्वेद और भारत में कितना इसको स्वीकार किया है, एक भी ऐसा घर नहीं होगा भारत में, एक भी, जो जाने और अनजाने में आयुर्वेद की विधियों का सेवन न कर रहा हो, चाहे वो कोई भी घर हो। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। वो कोई कह करके आयुर्वेद कर रहा है और कोई बिना जाने भी आयुर्वेद कर रहा है, कर तो वो आयुर्वेद ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, बहुत बड़ी बात होता है जब भारत को आप समझने का प्रयास करेंगे, भारत के चिकित्सा पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे। सर ने सीधा सरल कहा है, आप घर में मसाला का इस्तेमाल कर लें या घर में बड़ी औषधि का इस्तेमाल करके, लेकिन आयुर्वेद के उस वास्तविक अनुभूति से आप कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। बात और है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के बीच में मामला फंसा रहता है। धन्यवाद। मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज पे मेरी सदा एक ही कोशिश रही है, स्वस्थ रहे तभी भारत आगे मस्त रहेगा। जय हिंद। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसको ऐसे बोलिए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद सर। धन्यवाद।